नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करता है खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही समय शेष रह गया है और जिसे देखते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी का सिलसिला अब शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और 2 बार टिहरी लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हीरा सिंह बिष्ट ने अब दोबारा टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए मन बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा से घर वापसी कर चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी हरिद्वार लोकसभा से दावेदारी जताई है और हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि जिस वक्त उन्हें टिहरी लोकसभा के लिए टिकट मिला तब पार्टी में बगावत होने के कारण चुनाव में शिकस्त झेलनी पड़ी। तय करना है कि कौन चुनाव लड़ेगा। ये कोई व्यक्तिगत हरक सिंह रावत तय करेगा या कोई दूसरा व्यक्ति तय करेगा, ये निश्चित नहीं है। ये पार्टी को तय करना है। लेकिन मैंने पार्टी से ये जरूर कहा है कि अगर आप मुझे चुनाव लड़ाते हैं और पार्लियामेंट का, तो मैं हरिद्वार से मैंने कहा है कि मैं हरिद्वार, अगर आप पार्लियामेंट चुनाव लड़ाते हैं तो हरिद्वार से विचार कर लीजिएगा। अब वो पार्टी तय करेगी कि लड़ाना ही नहीं लड़ाना। टिहरी लोकसभा से मुझे 2 बार चुनाव मिला। जब मैं 28 साल का था, अभी यूथ कांग्रेस के टाइम पे मुझे संजय गांधी ने टिकट दिया था, उस समय मौका मिला टिहरी में, दोबारा फिर दिया था। लेकिन हमारी पार्टी के बगावत लोगों ने उस समय भी की थी, हमारे खिलाफ खड़े हो गए थे और बड़े नेताओं ने जो बड़ी जिम्मेदार थे उन्होंने खड़े किए थे। तो मार्जिन जो था हार का वो उसमें चला गया था। तो अभी संगठन चलाने की जरूरत है। मैं जो पार्टी हुक्म करेगी वो करेंगे, लेकिन अभी संगठन में हमारी बहुत कमजोरियां हैं और पार्लियामेंट संगठन लड़ाता है, व्यक्तिगत नहीं लड़ाता है। विधानसभा में तो मैनेज हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के तो पार्टी सख्त चाहिए, मजबूत चाहिए। उस दिशा में भी बहुत काम करने की हमको आवश्यकता है। जनता चाहती है कांग्रेस आए। हरिद्वार लोकसभा सीट के बाद अब कांग्रेस के नेता पौड़ी लोकसभा सीट पर भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पौड़ी से एक और जहां 2019 में चुनाव लड़ चुके मुनीश खंडूरी एक बार फिर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। ज्योति रौतेला का कहना है कि वे पौड़ी लोकसभा सीट पर लगातार सक्रिय हैं और अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो पौड़ी लोकसभा सीट जीत कर दिखाएंगे। ज्योति रौतेला ने कहा कि पौड़ी क्षेत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करने के साथ ही काम होना भी जरूरी है। फिर भी चाहे युवाओं के भविष्य की बात हो या फिर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना समेत तमाम मुद्दों को जनता के बीच ले जाएगा और क्षेत्र विकास पर फोकस किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस महिला प्रदेश ज्योति रौतेला ने दावेदारी पेश की है। दरअसल कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं ज्योति रौतेला। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में दावेदारी पेश की जा रही है और वहीं कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी मांग की है। देखिए, तैयारी तो मैं मुझे लगता है कि जब से राजनीति में आई हूँ, मैं उस लोकसभा के विधानसभा से तैयारी कर ही रही हूँ और 2012 में एमएलए के इलेक्शन में वहां से लड़ी हूँ। तो मैं जरूर चाहती हूँ, क्योंकि पार्टी लगातार इस बात पे फोकस है कि महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए या महिलाओं को आगे आना चाहिए। महिलाओं की भूमिका जो है उस सक्रिय राजनीति में बढ़ चढ़कर होनी चाहिए। तो पौड़ी लोकसभा क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र है, वहीं से मेरी स्कूलिंग कॉलेज सब मैंने वहीं से करा हुआ है, तो मुझे लगता है कि मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस वक्त पौड़ी लोकसभा से टिकट की दावेदारी रखनी चाहिए। मैं पार्टी नेतृत्व अगर मुझे मौका देगी तो मैं वहां से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। टाइम कर देना है, बता देना, मुझे आ जाऊंगी मैं। हल्द्वानी में कांग्रेस के स्वराज आश्रम में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नैनीताल लोकसभा के लिए चुनाव समन्वयक बनाए गए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष समेत सभी ब्लॉक अध्यक्षों, महानगर अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी की बैठक की। इस दौरान पदाधिकारी ने पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी अपनी राय लोकसभा समन्वयक के समक्ष रखी। इस दौरान
कई पदाधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने अपने सुझाव रखे। लोकसभा समन्वयक गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तन्मयता से तैयारी में जुट गई है और चुनाव तक होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जा रही है। साथ ही घर घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर कर आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत का परचम लहराया जाएगा। देखिए, हम जो हमारा संगठन है उस संगठन की मजबूती के लिए उन्होंने अभी तक क्या काम किया, कहां पर क्या बना है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और उसके बाद जो आगे चुनाव की रणनीति होगी वो भी बातचीत होगी, किस तरह से होती है, क्या करेंगे, कैसा करेंगे करके। तो चुनाव आ गए हैं, इसलिए चुनाव के संबंध में जो भी रणनीति बन सकती है, जो हम उनको बता सकते हैं या जो काम जमीन से करवा सकते हैं, उस जमीन को कराने का प्रयास किया जा रहा है। कुंजवाल जी को नैनीताल लोकसभा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और दिल्ली में उनको बनाया गया था सारे कोऑर्डिनेटर्स को, और वहाँ पे वॉर रूम में पूरी तैयारी के साथ किस प्रकार से रूपरेखा रहेगी और हर 10 बूथ में एक मंडलम बनाया गया और उस पर एक प्रभारी भी देना है ताकि 2 लोग 10 बूथ की जिम्मेदारी लेके मॉनिटरिंग भी करें। और जितने पदाधिकारी जैसे जिला कार्यकारिणी के 150 पदाधिकारी हैं, तो वो 150 के 150 लोग अपने अपने जो बूथ हैं और जो उनके आसपास के लोग बूथ हैं वहाँ पे वो मंडलम प्रभारी बने या मंडलम बने। और साथ ही साथ ये जो व्यवस्था है ये कर्नाटक और तेलंगाना चुनाव में बड़ी कारगर साबित हुई, इसलिए रणनीति के साथ कांग्रेस आगे रहेगी और इस बारी बड़ी जो हमारी नीति रहेगी चुनाव वो बूथ स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करनी है। उसी संदर्भ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। इसी क्रम में अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने न्याय यात्रा निकाली। पंत पार्क से शिखर तिहारी तक निकाली यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग की है और कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी। देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। उसी क्रम में जो है उत्तराखंड में भी न्याय यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। तो सबसे बड़ा जो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था उसमें जो छात्रा थी उसको जो है अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, उसी को लेकर जो है उत्तराखंड कांग्रेस के आह्वान पर जो है पूरे उत्तराखंड राज्य में जो है अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा चली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसीएस राधा रतूड़ी ने सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री अनुभागों का औचक निरीक्षण कर कार्यालयों की व्यवस्था, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, साफ सफाई आदि का जायजा लिया। सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री अनुभागों के कार्यालयों को 15 फरवरी तक अपनी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ ही रिकॉर्ड मेंटेनेंस, साफ सफाई, पुराने एवं अनुपयोगी सामान एवं फाइलों के ऑक्शन वीडिंग के डेडलाइन दें। और बता दें कि श्रमिकों के लिए गरिमापूर्ण वर्क एनवायरनमेंट बनाने के साथ ही कार्य संस्कृति में सुधार की भी नसीहत दी। रुद्रपुर में दर्जनों राम भक्तों के साथ दुर्गा पूजा मंदिर पूजा सामग्री और कैलेंडर वितरण का अभियान चलाया गया। बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भारत भूषण चुग ने खेड़ा के दर्जनों लोगों के साथ संतोषी देवी मंदिर से पूजा सामग्री और भगवान श्री राम के कैलेंडर वितरण अभियान का शुभारंभ किया और साथ ही उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है। प्रभु श्री राम महलों में विराजमान होने जा रहे हैं। उनके साथ सीता माता,
भाई लक्ष्मण, पवन पुत्र हनुमान, बालाजी महाराज जो हर जगह विराजमान है। आज भी कहते हैं कि जहां श्री राम का गुणगान हो वहां हनुमान जी, बालाजी महाराज अपने आप होते हैं। तो मुझे लगता है इस ध्वज के साथ साथ वो भी विराजमान है हमारे साथ साथ, और उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। तो हम लोग यही प्रण लेकर प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मूल निवास संशोधित करने और सशक्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारी सड़क पर उतर गए। सैकड़ों आंदोलनकारियों ने शहर में अधिकार रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय पर भी आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं मौके पर एसडीएम के माध्यम से राज्य के मुखिया को एक ज्ञापन भी भेजा। आंदोलनकारियों ने ज्ञापन में जल्द से जल्द राज्य में सशक्त भू कानून लागू करने के साथ मूल निवास वर्ष 1950 से लागू करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलनकारियों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी राज्य सरकार को दी है। प्रदर्शन करने वाले आंदोलनकारियों ने बताया कि राज्य गठन से पहले वर्ष 1950 के हिसाब से लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता था, लेकिन राज्य गठन होने के बाद सरकार ने इसे संशोधित कर दिया है, वहीं जिससे उत्तराखंड के लोगों के अधिकारों का हनन होने लगा है। बता दें कि भू कानून लागू करने की मांग की गई है। आंदोलनकारी लगातार सड़कों पर उतरे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और साथ ही भू कानून लागू करने की मांग भी की गई है। ऋषिकेश की तस्वीरें हैं जहां पर आंदोलनकारी सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। राजधानी देहरादून के साथ पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सुबह से ही देहरादून और प्रदेश के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं पश्चिमी हवाओं के चलते कोहरा देहरादून, पौड़ी और नैनीताल जैसी पहाड़ी इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है। और इस बात को लेकर उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले 8-9 दिन तक अभी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। मैदानी इलाकों में भी इसी तरह के कोहरा रहने की संभावना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि घने कोहरे से जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद में शीत दिवस जैसे हालात बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मेनली तो हमारा जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर है उत्तराखंड की अगर बात करते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में था और करीब 20 से 22 दिन वहां पर हो गए हैं। परंतु अभी ये ठीक है, जब थोड़ा विंड में परिवर्तन होता है तो थोड़ा ऊपर को भी शिफ्ट हो जाता है। तो आज और कल ऐसा लग रहा है कि जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर से लगे जो प्लेन्स के एरियाज और डिस्ट्रिक्ट के भी, चाहे वो नैनीताल है, इधर देहरादून है या पौड़ी है, तो उनमें भी थोड़ी बहुत जो फॉग जो आज और कल जो है उसके रहने की संभावना है। और देख ही रहे हैं कि फॉग की वजह से आज जो है दिन के तापमान भी कम रहने वाले हैं। जो हरिद्वार उधम सिंह नगर उसमें तो हमने वार्निंग रखी है कि जो शीत दिवस है वो वहां पर रहेगा। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक पिता ने अपनी 2 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी। शख्स का नाम आनंद सिंह है। शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी से मारपीट करता है और जिस दिन इस बच्चे की हत्या हुई, शख्स ने अपनी पत्नी के साथ शराब पीकर मारपीट कर रहा था। इसी बीच जब वो छोटी बच्ची अपने माँ बाप के बीच में आई तो आनंद ने बच्ची को धक्का दे दिया, जिस कारण उसे गंभीर चोट आई। वहीं जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ये पटेल नगर थाना क्षेत्र में 13 तारीख की घटना है। पति पत्नी, जो एक फौज में पति काम करता है मनोज, इसका अपनी पत्नी से झगड़ा चल रहा था। पूर्व में भी इस तरह के विवाद थे। उसमें 2 साल की जो बच्ची थी वो उस झगड़े के कारण जब वो बीच में वहां थी तो उसको उसके द्वारा धक्का देकर या जो भी झगड़े के कारण उसको हिट किया गया, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी 2-3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी और परिजन उसको लेकर अपने पैतृक घर चले गए थे। जब ये मामला कल शिकायत लेकर आए तो उसमें 304 धारा में अभियुक्त के खिलाफ उस पर मुकदमा पटेल नगर में दर्ज कर लिया गया है।
सर शहरगंज में सड़क सुरक्षा जल्दी आएगा नहीं हाथ में। हाँ लो जरा। बता दें कि पिता ने बेटी की हत्या कर दी। मां बाप के झगड़े के बीच बेटी आ गई। इस दौरान पिता ने 2 साल की बच्ची को धक्का दिया, जिस दौरान इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भाजपा ने प्रदेश के 5 लोकसभा सीटों पर प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजक नियुक्त कर दिए। पुष्कर सिंह काला को पौड़ी और कुलदीप कुमार को हरिद्वार संसदीय क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में विनय रुहेला को प्रभारी, शैलेंद्र सिंह बिष्ट को सह प्रभारी और रमेश चौहान को संयोजक बनाया गया। पौड़ी से पुष्कर सिंह काला को प्रभारी, हेमंत द्विवेदी को सह प्रभारी समेत डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान को संयोजक नियुक्त किया गया। कार्य पद्धति का ये हिस्सा है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इस लोकसभा चुनाव के में ऐतिहासिक विजय के लिए जो विभिन्न प्रकार के कामों का विभाजन, कार्यों का विभाजन किया जाना है, उसी के निमित्त आदरणीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा करी है और लोकसभा संयोजकों। तो मुझे हरिद्वार में सह प्रभारी के नाते दायित्व आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया है। निश्चित तौर से हम लोग सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को उद्देश्य को जो जीत आनी चाहिए बड़े स्तर के साथ, उसकी दौर हम लोग लगेंगे, बढ़ेंगे, ऐसे ही हम लोगों का सोचना है। हत्या के 11 साल पुराने मामले में जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने रुद्रपुर उत्तराखंड के भाजपा नेता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1 लाख रुपए का अर्थदंड दिया। और बता दें कि वीरेंद्र कुमार के भतीजे हिमांशु अरोड़ा और अपने भाई मयंक अरोड़ा, दोस्त अंकुर कुमार और चाचा संजय अरोड़ा के साथ घटना की रात अपने पड़ोसी अमित अनेजा की शादी में शामिल होने होटल आर्क में आए थे। रात 11 बजे उनका भतीजा हिमांशु अपने दोस्तों के साथ डीजे पर डांस कर रहा था और तभी उसने अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर फायर किया। उसके बाद उसने रिवॉल्वर की गोली हिमांशु की कनपट्टी पर लगी और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें पहले रुद्रपुर के फुटेला हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद हत्या की धारा में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। सर 11 साल बाद आज मुझे न्याय से जिला न्यायालय रामपुर से न्याय मिला है। 11 साल पहले की घटना 23 मई 2013 की। आर्क होटल में शादी का रिसेप्शन था, जिसमें मैं भी और मेरे बड़े भाई रूप कुमार अरोड़ा और मेरा भतीजा हिमांशु, हम लोग यहाँ रिसेप्शन में शामिल होने के लिए गए हुए थे। वहां पे डीजे पर पहले से मौजूद उत्पल दीक्षित डांस कर रहा था। पहले उसने हवाई फायर किया और उसके बाद हवाई फायर करते करते वो अपना रिवॉल्वर नीचे लाके मेरे भतीजे की कनपट्टी पर चलाता है। उस दिन 23 मई की घटना के बाद आज तक ये केस जिला न्यायालय रामपुर में चल रहा था। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि 23 मई 2013 आर्क होटल में गोली चली, जिसमें मेरा बेटे की, उसमें हम लोगों ने केस किया रामपुर, उत्तर प्रदेश में, बिलासपुर रामपुर, जिसमें मेरा 11 साल से ये केस चल रहा था, जिसमें मेरे कई उतार कई चढ़ाव आए, जिसमें आज मेरे को न्यायालय से, जिला न्यायालय से मुझे आज न्याय मिला, जिससे मैं संतुष्ट हूं, जिसमें उसको आजीवन कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माना दिया। मंगलौर लिबरहेड़ी सरकारी गन्ना विकास समिति में बीजेपी प्रदेश गन्ना विकास सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्यामवीर सैनी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर है, जिसके चलते समितियों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनकी आय बढ़ाई जा सके, उस पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि
उत्तराखंड सरकार द्वारा शीघ्र ही गन्ना मूल्य घोषित हो जाएगा। जी आए हैं, उनका यहाँ स्वागत किया गया है गन्ना समिति द्वारा और क्षेत्र के लोग काफी आए हुए हैं। गन्ने की जो समस्याएं हैं हम इनके सामने रखेंगे और उनका समाधान मंत्री जी करवाएंगे। यूपी में आज गन्ने का मूल्य तय हुआ है, तो यहाँ भी 1-2 दिन में, क्योंकि माननीय मंत्री जी पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। रोज मुख्यमंत्री साहब गन्ना मंत्री साहब विचार विमर्श करते हैं, जाते हैं वहाँ, तो 1-2 दिन में गन्ना मूल्य भी घोषित होगा। उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बीच के ही हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं श्री श्यामवीर सैनी जी को राज्य जो गन्ना सलाहकार समिति है उसका उपाध्यक्ष बनाया है। तो उसी के निमित्त आज यहाँ पर हमारे किसान भाइयों ने, हमारे कर्मचारियों ने, हमारे अधिकारियों ने यहाँ गन्ना समिति लिपरेडी में आज इनका स्वागत किया है और स्वागत के लिए आए हैं। और मंत्री जी स्वागत से ज़्यादा पसंद करते हैं कि लोगों से संवाद करूं, लोग चीज़ों को मैं जानूं कि क्या कमियां हैं, क्या समस्याएं हैं। उसी के लिए आज ये यहाँ पर पधारे हैं। हम उनका स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत हमारे सभी डायरेक्टर, हमारे गन्ना परिषद के चेयरमैन भाई ब्रजपाल जी और सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। देवभूमि उत्तराखंड का द्वार हरिद्वार है और हरिद्वार में भी सबसे पहले हम यहाँ इस नारसन ब्लॉक में इस गन्ना मंडी से गुजर कर आगे बढ़ते हैं। और एक किस्म से मैं कहूं कि गन्ने का सर्वाधिक अगर उत्पादन होता है तो उसी क्षेत्र में है। ये सिंचित क्षेत्र है और यहाँ का किसान भूमिपुत्र बहुत मेहनती है। मात्र गन्ना हमारे 3 जिलों के अंदर है, 13 में से सर्वाधिक हरिद्वार में है, फिर उधम सिंह नगर में है और इधर देहरादून के कुछ मैदानी भागों में है। तो यहाँ का किसान गन्ने का भरपूर उत्पादन करता है। उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके क्या हैं जिससे और काम बढ़े, ये सुझाव लेने, उनसे जानने में आज आया हूं यहाँ पर। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राज्य स्तर पर वार रूम तैयार कर लिया है, जहां पर पार्टी के चुनावी कार्यक्रमों को लेकर बूथ स्तर पर दिशा निर्देश, सूचनाएं देने के साथ ही निगरानी और फीडबैक लिया जाएगा। प्रत्येक जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर भी 1 सप्ताह के भीतर वार रूम स्थापित किए जाएंगे। मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार वॉर रूम बनाया गया है। और बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश कांग्रेस महासचिव नवीन जोशी को कंट्रोल रूम प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। पूरी तैयारी कर रही है। वार रूम का गठन हो गया है। 26 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी आ रही है जो यहाँ के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेगी। 27 तारीख को हमारी घोषणा पत्र समिति यहाँ आ रही है, जो घोषणा पत्र के बिंदु में जो उत्तराखंड से संबंधित हैं यहाँ विभिन्न संगठनों से बातचीत करेगी। भूतपूर्व सैनिकों से, बुद्धिजीवी वर्ग से, अध्यापकों से, वकीलों से, यहाँ के व्यापारियों से बातचीत करेगी। जो उत्तराखंड राजनीतिक लोगों से बातचीत करेगी, जो उत्तराखंड के बारे में जानकारी देंगे कि किन बिंदुओं पर हम घोषणा पत्र में सम्मिलित कर सकते हैं। और 28 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर 28 तारीख को आ रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और सबसे बड़ा फोकस रहेगा कि प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ता को हम आमंत्रित कर रहे हैं और बूथ कमेटी के अध्यक्षों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहली बार सीधा संवाद स्थापित होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।